आप खबरनामा लेकर मैं हूं आपके साथ गौहर रसूल पीरजादा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फौज ने 2 पाकिस्तानी दरअंदाजों के कबूलनामे का वीडियो किया जारी। दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर में दहशत फैलाने की कर रहा है कोशिश। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर सीआरपीएफ की दाखिली रिपोर्ट। खुफिया एजेंसी की नाकामी का नतीजा था ये हमला। आम अलर्ट किया गया था जारी। सीआरपीएफ जराये के हवाले से खबर। मुंबई में मूसलाधार बारिश, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। थाने और सीएसटी के बीच रेल खिदमात ठप। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक का मौकफ। निर्मोही अखाड़ा को पूजा का हक था, जमीन का नहीं। 19वें दिन मामले पर चल रही है बहस। और राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, साबिक वुज़राए आला को नहीं मिलेंगी ताउम्र सहूलतें। अब खबरें तफसील से। मुंबई को एक मरतबा फिर बारिश ने बेहाल कर दिया है। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से जगह जगह गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं, जबकि वहीं कुछ गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं। स्क्रीन पर ये 4 तस्वीर मुंबई के किंग सर्कल, सायन, अंधेरी और कांदिवली की हैं, जहां सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कुर्ला और सायन के दरमियान पटरी पर पानी भरने से लोकल ट्रेन की खिदमात भी बंद कर दी गई हैं। थाने और सीएसटी के बीच भी रेल खिदमात ठप हैं। एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया है। वहीं दोपहर 3 बजे तक हाई टाइड के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त बारिश की वजह से मुंबई का बुरा हाल है। इसी बारे में जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे से। प्रशांत, 3 बजे तक के लिए हाई टाइड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त मुंबई की क्या सूरत हाल है, उससे आप हमको वाकिफ कराइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि मुंबई के जितने भी सड़क हैं अधिकतर इसी रूप में तब्दील हो चुके हैं। ये मुंबई का सायन इलाका है। इसके आगे आप जाएंगे तो दादर हिंद माता इलाका है और सड़क जो है पूरी तरह से आप देखें तो बंद कर दिया गया है। ये हाईवे है जो मध्य मुंबई और दक्षिण मुंबई को जोड़ता है, लेकिन आज सवेरे से ही ये पूरी तरह से ठप्प पड़ा है। यानी मुंबई की सड़क यातायात कहें तो 90% सड़क यातायात पूरी तरह से टूट चुकी है। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बीच में बंद पड़ चुके हैं और लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की मदद मिले ताकि वो यहाँ से निकल पाए। कई ऐसी सड़कें हैं जिनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं। ये सड़क यातायात पूरी तरह से टूट गई। वहीं लाइफ लाइन लोकल की बात की जाए तो तीनों रूट की सेवाएं, चाहे मध्य रेलवे हो या पश्चिम रेलवे या हार्बर रेलवे हो, वो पूरी तरह से डगमगा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मध्य रेलवे की जो सेवा है वो सायन से लेके थाने तक के रोक दी गई है। वहीं वेस्टर्न रेलवे की बात की जाए तो भाईंदर से लेकर विरार तक की सेवाएं रोक दी गई हैं। और हार्बर लाइन की खास तौर पर बात की जाए तो सिर्फ सीएसटी से अंधेरी वाला रूट चालू है, बाकी पूरा हार्बर लाइन बंद हो चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मानसून के मार ने मुंबई को रोक रखा है। सवेरे जो कई लोग अपने दफ्तरों के लिए रवाना हुए थे वो कहीं ना कहीं सड़क यातायात या फिर रेलवे की यातायात में फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए अब लोग जो है पैदल घर पहुंचना मुनासिब समझ रहे हैं। कोई भी गाड़ियां यहाँ पर आपको सड़क में नहीं दिखाई दे होगी। मैं आपको दूर दूर तक कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ दिखाने के लिए कि ये सड़क दिखाए। आप देखें जहां तक देखने की क्षमता होगी वहां तक सिर्फ पानी पानी और कुछ इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे हैं जो पैदल चल के कमर तक पानी में बाहर और सुरक्षित जगहों पर पहुंचना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इस साफ कहा है कि और 48 घंटे यानी 2 दिनों तक लगातार बारिश मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में होगी। ऐसे में हिदायत दी गई है जो मुंबई कर सुरक्षित जगहों पर या अपने घर पर हैं
वहां से बाहर ना निकले। और मनपा ने जो है हाई अलर्ट का समय जो है आज 3:17 का तय किया है, जब 4.18 मीटर यानी तकरीबन 18 फुट लहरें ऊपर उठेंगी तो जितनी भी चौपाटी है मुंबई की उसे बंद करने यानी वहां से दूर रहने की हिदायत लोगों को दी गई है। और साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है समुद्र के पास ना जाए क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में आपको मैं बताऊं कि जो भागने वाली दौड़ने वाली मुंबई है वो पूरी तरह से थमती नजर आ रही है। और लगातार आज सवेरे 8 बजे से मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लगातार 8 बजे से बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश जारी है और दूर अगर देखें तो सामने कुछ लोग चल कर आ रहे हैं, उनके कमर तक पानी है। और ऐसे में अब लगातार बारिश रही तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इससे हमारी प्रशासन मनपा कैसे निपटेगी। और प्रशांत, आप लगातार 8 बजे से नहीं बल्कि जब से बरसात शुरू हुई है, जब से मानसून शुरू हुआ तब से आप हमको रिपोर्ट दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो आपने पहले दिन रिपोर्ट भेजी थी तब से लेके अब तक मुंबई की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है बल्कि हाल और बुरा होता जा रहा है। आखिर कमी कहाँ रह जाती है या इसका कोई हल ही नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यही तस्वीर दिखाकर बताने की कोशिश करता हूं कि ये वही इलाके हैं जिसका हवाला देकर बीएमसी जो है करोड़ों रुपए का बजट पास कराती है। मैं आपको बताऊं कि बीएमसी का बजट 36,000 करोड़ का है। देखा जाए तो एक छोटे राज्य की बजट जो होती है वो बीएमसी का महज बजट है। और ऐसे में मानसून से निपटने के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का पन्ने पर नाम लिखना, करोड़ों रुपए का बजट पास करा लेना और उसके बाद इन्हीं इलाकों का मेंशन करना कि इन इलाकों में वाटर लॉगिंग होता है, लोगों की समस्याएं बढ़ती है और उससे निपटने के लिए हम सारी यंत्राएं यूज करेंगे। लेकिन जब भी मानसून आता है तो उनकी सारी यंत्राएं फेल हो जाती हैं और तस्वीरें जो फिलहाल आप ये देख रहे हैं यही हमें हमेशा देखने को मिलती है। ऐसे में वो करोड़ों रुपए लग कहाँ रहे हैं, किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर यही इलाके में आपको बताऊं, दादर का हिंद माता, मुंबई का सायन इलाका, उसके बाद कुर्ला इलाका, आगे आप जाएंगे तो खार और वहां के सब्बे, ये गिने चुने इलाके हैं जो सबसे पहले बारिश में प्रभावित होते हैं और यहाँ पर यातायात ठप हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मुंबई का हार्ट यानी दादर कहा जाता है, सायन कहा जाता है और इनकी सड़कों के हालात बयां करने के लिए काफी है कि आखिर करोड़ों रुपए मुंबई के बीएमसी ने कहां खर्च किए हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब मुंबई कर खुद तैयार हो जाते हैं, उन्हें पता है कि अगर उनके ऊपर परेशानी आई या मानसून में कहीं वो फंसे तो उन्हें मुंबई कर ही मदद करते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ऐलान किए गए हैं, आज स्कूल बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने ये भी कह दिया है कि जो लोग जहां पर हैं वहां सुरक्षित तौर पर रहें, किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके बचाव के लिए या फिर राहत के लिए क्या स्टेप उठाया गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। ऐसे में मौसम विभाग ने इश्यू कर दिया अलर्ट कि 2 दिनों तक बारिश होगी। मुंबई पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आपातकालीन स्थिति में 100 नंबर डायल किया जाए, वहां पर मुंबई पुलिस के जवान पहुंचेंगे मदद के लिए। तमाम चीजें जो है, मैंने जिस तरह से कहा कि हिदायत और राहत बचाव के बातें करने के अलावा प्रशासन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं कर पाया है। करोड़ों का बजट भले हो, लेकिन आज मुंबई का अगर परेशान होता है तो उसे खुद इस परेशानी से लड़ना पड़ता है, उसे खुद निकलना पड़ता है। बहरहाल अब ऐसे में देखना होगा कि अगर लगातार बारिश जारी रही तो प्रशासन इनसे निपटने के लिए कौन सा ठोस कदम उठाएगी। ये भी देखने की बात है कि इस वक्त इंतजामिया ऐसे में कौन सा ठोस कदम उठाएगी। बहुत शुक्रिया प्रशांत, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर। 7 सितंबर को मोदी हुकूमत के पूरे हो रहे हैं 100 दिन। 100 दिन पूरे होने पर वुज़रा को इदारिये लिखने की दी गई है हिदायत। रोजनामों में शाये होंगे वुज़रा के इदारिये। 100 दिन मुकम्मल होने पर 8 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र किया जाएगा और 9 और 10 सितंबर को बीजेपी के सीनियर लीडरान मुख्तलिफ अजला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फिर से एक बार बता दें, 7 सितंबर को मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और 100 दिन पूरे होने पर वुज़रा को इदारिये लिखने की हिदायत दी गई है। रोजनामों में शाये होंगे ये वुज़रा के इदारिये और 100 दिन मुकम्मल होने पर यानी कि 8 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया जाएगा और 9 और 10 सितंबर को बीजेपी के सीनियर लीडरान मुख्तलिफ अजला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस बारे में मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अनूप से। अनूप, 7 सितंबर को मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस बार
पूरे होने पर वुज़रा को हिदायत जारी की गई है कि वो रोजनामों में इदारिये लिखें। इस बारे में मजीद क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार का जो मौजूदा कार्यकाल है उसका 100 दिन 7 तारीख को पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना चाहती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सभी मंत्रालयों को ये हिदायत दी गई है कि जो 100 दिनों के अंदर मंत्रालय के कामकाज हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उनका एक बुकलेट तैयार करें और सबमिट करें। इसके अलावा वो जनता तक बताए कि पिछले 100 दिनों में जनता के लिए उनके मंत्रालय ने क्या काम किए हैं। इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि चाहे वो कोई भी मीडियम हो, मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इन सभी जगहों पर वो अपने जो कार्य किए गए हैं 100 दिनों का, उसका लेखा जोखा जो है वो प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी प्रेस वार्ता भी की जाएगी 8 तारीख को 100 दिन पूरे होने के बाद। और इसके अलावा सभी मंत्रियों को भी कहा गया है कि देश के विभिन्न जगहों पर इनका शेड्यूल बना दिया जाएगा और वहां जाकर वो इस कार्यक्रम को करेंगे और 100 दिनों का जो लेखा जोखा है वो जनता तक पहुंचाएंगे। अनूप, क्या इस रिपोर्ट कार्ड में ट्रिपल तलाक और दफा 370 हटाने का भी जिक्र किया जाएगा? जाहिर सी बात है, पिछले 100 दिनों की अगर उपलब्धियों की बात करें तो ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 को जिस तरह से हटाया गया है, ये 2 ऐसे विषय है जिसको सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है और सरकार चाहती है कि जो जनता के लिए काम किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से, वो जनता के बीच जाए। जैसा कि पहले ही आर्टिकल 370 पे पूरे देश भर में जो है वो जन जागरण अभियान चला रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है और उसी का हिस्सा होगा 100 दिनों के बाद जब रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा तो इसको भी प्रस्तुत किया जाएगा कि 370 को हटाया जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। जहाँ तक ट्रिपल तलाक बिल की बात करें तो एक महत्वाकांक्षी बिल के तौर पर सरकार पेश कर रही थी, उसको भी जिस तरीके से पहले ही जो सत्र था, पार्लियामेंट का सत्र था, उसमें पास कराया गया, तो इसको भी बड़े तरीके से सरकार पेश करेगी जनता के सामने। जी, बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम तर जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, करतारपुर राहदारी पर तीसरे दौर की मीटिंग खत्म हो गई है। कुछ मामलों पर इत्तेफाक राय नहीं हो पाया है। पाकिस्तान की जानिब से एक सर्विस फीस पर जोर दिया गया था और करतारपुर राहदारी पर तीसरे दौर की मीटिंग खत्म हो गई है। कुछ मामलों पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। पाकिस्तान की जानिब से सर्विस फीस अदा करने पर जोर दिया गया था। हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के वफ़द की क़यादत SCL दास कर रहे थे और फिलहाल ये तीसरे दौर की मीटिंग ख़त्म हो गई है। कुछ मामलों पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। इस मामले में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, आखिर किन मामलों पर इत्तेफाक राय नहीं हो पाया? देखिए, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आज तीसरी बैठक हुई है भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की, ऑफिशियल्स की। लेकिन जहां तक उम्मीद की जा रही थी कि आज की बैठक में, आज की मीटिंग में एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट है उस पर सहमति बन पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्राफ्ट एग्रीमेंट पे आखिरकार जो समझौता था उस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए, दोनों देशों ने इस पर साइन नहीं किया है, तो फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसमें 2 अहम बातों पर जिस पर सहमति नहीं बनी है, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से। भारत ने ये कहा था कि इस विजिट जो पिलग्रिमेज है, जो ये करतारपुर पर जो श्रद्धालु जाएंगे, उनसे कोई फीस ना वसूली जाए, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। पाकिस्तान अभी भी अड़ा हुआ इस बात पर कि करतारपुर कॉरिडोर के लिए जो श्रद्धालु आएंगे उनसे वो फीस चार्ज करना चाहता है, करेगा। पाकिस्तान इस बात से पीछे नहीं हटा है। वहीं साथ ही साथ करतारपुर कॉरिडोर के लिए जो श्रद्धालु जाएंगे, जब ये ऑपरेशन होगा 31 अक्टूबर के बाद, उस वक्त भारत ये चाहता है कि एक प्रोटोकॉल ऑफिसर हमेशा वहां मौजूद रहे करतारपुर में और रोज वहां जाए, ताकि जो करतारपुर जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको वहां उनकी किसी भी तरह की मदद पहुंचाने के लिए वहां पर वो मौजूदगी चाहते हैं। लेकिन उस बात के लिए भी पाकिस्तान
पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ है। ये दो अहम मुद्दे हैं जिस पर पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ है। हालांकि भारत ने उम्मीद जताई थी कि इस मीटिंग के जरिए प्रोटोकॉल ऑफिसर का और जो फीस का जो मसला है उसको सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ये सुलझ नहीं पाया है, जिसके चलते आज करतारपुर कॉरिडोर को लेकर समझौता पूरा नहीं हो पाया। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए शैलेंद्र वांगू। फिलहाल हम उम्मीद ये करते हैं कि इसमें कुछ पेशरफ्त भी हो। और इस वक्त मोदी पुतिन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। सहयोग का सफर तेजी से आगे बढ़ा है। इस दौरान हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रेटेजिक हितों को काम आई है, बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीधे फायदे से जोड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और इसकी उपलब्धियां मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वालिटेटिव बदलाव लाए हैं। पहला, हमने सहयोग को सरकारी दायरे से बाहर लाकर उसमें लोगों की और प्राइवेट इंडस्ट्री की असीम ऊर्जा को जोड़ा है। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के जॉइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। ये समझौता और इस साल के शुरू में AK-203 का जॉइंट वेंचर ऐसे कदम है जो हमारे रक्षा सहयोग को बायर सेलर के सीमित परिवेश से बाहर को मैन्युफैक्चरिंग का ठोस आधार दे रहे हैं। भारत में रूस के सहयोग से बन रहे न्यूक्लियर प्लांट्स के बढ़ने लोकलाइजेशन के इस क्षेत्र में भी हमारे बीच सही मायनों में भागीदारी विकसित हो रही है। दूसरा, हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बाहर भारत के राज्यों और रूस के क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि एक और मैं लंबे अरसे तक गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और राष्ट्रपति पुतिन भी रूस के रीजन्स की क्षमताओं और संभावनाओं को भली भांति जानते हैं। इसलिए यह नेचुरल है कि उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को कंसीव किया और भारत जैसे विविधता भरे देश को इसके साथ नजदीक से जोड़ने को महत्व दिया। इसे जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। उनके निमंत्रण के तुरंत बाद हमने बहुत सीरियस तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 150 से अधिक बिजनेसमैन व्लादिवोस्तोक आए। फार इसके विशेष दूत और फार इसके सभी 11 गवर्नर से उनकी मुलाकातों के बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। राज्यों और क्षेत्रों के संबंधों में फ्रेमवर्क मिला है और कोयला, डायमंड, माइनिंग, रेयर अर्थ, एग्रीकल्चर, टिम्बर, पल्प एंड पेपर तथा टूरिज्म में अनेक नई संभावनाएं उजागर हुई हैं। और अब क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच मैरीटाइम रूट का प्रस्ताव भी किया गया है। तीसरा, हमने अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को बहुत विविधता दी है और उसमें नए आयाम जोड़े हैं। आजकल हाईलाइट और हेडलाइट भारत और रूस के बीच तेल और गैस के सौदे नहीं, बल्कि दोनों के द्वारा एक दूसरे के हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड निवेश है।
इस सेक्टर में सहयोग के लिए 5 साल का रोड मैप और फार ईस्ट तथा आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन और एलएनजी की खोज में सहयोग पर सहमति हुई है। स्पेस में हमारा लंबा सहयोग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गगनयान यानी भारतीय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भारत के एस्ट्रोनॉट्स रूस में ट्रेनिंग करेंगे। आपसी निवेश के पूरे पोटेंशियल को हासिल करने के लिए हमने जल्द ही इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट करने पर सहमत हुए हैं। भारत का रशिया प्लस देश और रूस की फार ईस्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट एजेंसी का मुंबई ऑफिस परस्पर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी नए अध्याय जुड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बहुत विशाल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंड्रा 2019 हमारे और भी बढ़ते हुए भरोसे और विश्वास का प्रतीक है। जब भी जरूरत होती है, भारत और रूस दुनिया के सामान्य स्थानों पर ही नहीं, अंटार्कटिका और आर्कटिक में एक दूसरे के काम आते हैं। दोनों देश ये अच्छी तरह समझते हैं कि आज के युग में शांति और स्थायित्व के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड आवश्यक है और इसके निर्माण में हमारे सहयोग और समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए हम सहजता से ब्रिक्स, एससीओ और अन्य ग्लोबल फोरम में घनिष्ठ सहयोग करते हैं। आज हमने बहुत से प्रमुख ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पर हमेशा की तरह खुलकर और सार्थक चर्चा की। भारत एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र, सुरक्षित, अखंड, शांत और लोकतांत्रिक हो। हम दोनों ही किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है। हमने भारत के फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट पर भी उपयोगी चर्चा की। हम सहमत हैं कि साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस का सहयोग और मजबूत करेंगे। अगले साल भारत और रूस मिलकर टाइगर कंजर्वेशन पर हाई लेवल फोरम का आयोजन करने के लिए सहमत हुए हैं। एक बार फिर इस निमंत्रण और स्वागत सत्कार के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल उनके साथ और अपने दूसरे मित्र नेताओं के साथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। मैं अगले साल एनुअल समिट के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत में प्रतीक्षा करूंगा। साल 2020 में रूस एससीओ और ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में ये संगठन सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसके लिए भारत का और मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरा सहयोग रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पासिबा बल्शोई। तो रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इससे पहले रूस और हिंदुस्तान के दरमियान कई अहम मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। हम यहाँ पर रुकेंगे, एक